गाना जानते हैं? 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरज़ू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे कि राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जिस बेटे की सलामती के लिए माँ दिन रात एक कर देती है, वही बेटा अपनी माँ को मरने के लिए जंगल में छोड़ आता है। कोटा के मंडाना इलाके से ऐसी ही दिल को झकझोरने वाली खबर आई है, जहां एक कपूत ने 70 साल की बुजुर्ग माँ को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। 2 दिन तक बुजुर्ग महिला भूखे प्यासे सुनसान जंगल में अकेली पड़ी रही। बुजुर्ग महिला अपने पैरों पर चल भी नहीं सकती थी। उसके बाद भी बेटे को जरा भी दया नहीं आई कि जंगल में जंगली जानवरों का डेरा है। उसकी लाचार माँ का क्या होगा। ऐसे में एक इंसान फरिश्ते के रूप में आया, बुजुर्ग महिला को संभाला, खाना खिलाया और सकुशल महिला के घर छोड़कर आया। वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वास्तव में एक लावारिस महिला, बुजुर्ग महिला बैठी थी और वो पैरों हाथों के बल चल रही थी और पैरों को घसीट रही थी। इसके निशान तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में निशान थे पैरों को घसीटने के। और जिस जगह महिला थी वो काफ़ी खतरनाक एरिया, वहाँ लखड़ बगे, सियार, भेड़िए, कई तरह के खतरनाक जानवर रहते हैं वहाँ। और महिला से जब पूछा गया तो महिला ने बताया कि मुझे मेरा बेटा रतन यहाँ छोड़ के गया और वापस आया नहीं। लॉकडाउन का असर चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिल रहा है और कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आई है। वहीं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने चित्तौड़गढ़ में मेडिकल सुविधाओं पर संतोष जताया और कहा कि शुरुआत में ऑक्सीजन के कारण थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अब जिले में तमाम मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं और सरकार पुरजोर तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। हालांकि उन्होंने लोगों को चेताया कि अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उनका पालन करें ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। ब्लैक फंगस को लेकर मंत्री ने कहा कि उपलब्ध दवाइयों के जरिए उपचार किया जा रहा है। इस बार महामारी टाइप आए और केस बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा किल्लत ऑक्सीजन की आई। इतनी सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी, इतनी संख्या में केस आ जाएंगे। तो तैयारी की है, सुधार हुआ है। भारत सरकार ने भी प्रयास किया, राजस्थान सरकार ने भी प्रयास किया, सब जगह से गैस मंगाई भी और अपने यहाँ का प्लांट भी ढंग से काम कर रहा है। अजमेर के ब्यावर शहर में रहने वाले सत्यनारायण शर्मा के परिवार की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है और क्यों न हो, इन्होंने कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने का अनूठा तरीका जो इजाद किया है। परिवार के सभी सदस्यों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अपने घर के बाहर वैक्सीनेटेड फैमिली लिखा पोस्टर लगाया है। राजकीय पटेल स्कूल में वरिष्ठ सहायक सत्यनारायण शर्मा के मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाव का इकलौता जरिया वैक्सीन है। वैक्सीन के प्रति आम लोगों की धारणा है कि वैक्सीन नहीं लगानी, इससे बीमार हो जाएंगे, इसलिए इन सब से बचाव के लिए हमने पूरे परिवार ने वैक्सीनेशन करवाया और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए हमने घर के बाहर वैक्सीनेटेड फैमिली का बोर्ड लगाया ताकि ज़्यादा लोग प्रेरणा लेकर वैक्सीनेशन करवा सकें। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ब्यावर के शर्मा परिवार की सराहना की है। राजे ने सोशल मीडिया पर परिवार की तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि वैक्सीनेटेड फैमिली ने दूसरे परिवारों के लिए प्रेरणा की मिसाल कायम की है। देश भर में अपनी सेवा को लेकर सुर्खियों में आए फिल्म अभिनेता सोनू सूद न केवल मुंबई से देश भर के जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने देश भर में सेवाभावी लोगों की एक टीम भी बना दी है। इसी टीम के एक विशेष सदस्य हितेश जैन जोधपुर शहर सहित राजस्थान भर के जरूरतमंदों की मदद करने में जुटे हैं। हितेश जैन और उनकी संस्था से जुड़े लोग जोधपुर में कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। हितेश जैन जोधपुर में कोविड पीड़ित मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर और लंग्स एक्सरसाइज मशीनें निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। अब तक वो 500 पल्स ऑक्सीमीटर, 500 लंग्स एक्सरसाइज मशीनें और 2000 आयुर्वेदिक काढ़े की बोतलें कोरोना फ्रंट वॉरियर्स को बांट चुके हैं और ये कार्य लगातार जारी है। कमल किशोर जी सिंगल हैं
उनके जो ब्रदर हैं या जो बेटे हैं अंकित जी हैं, उन्होंने मुझे और सोनू भाई को ट्वीट किया कि वो हमारे अंकल जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है और हमें 20 इंजेक्शन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार मैंने और राजवीर जी ने सोनू भाई से संपर्क किया तो सोनू भाई ने आश्वासन दिया कि हितेश, मैं 15-20 तो नहीं 10 में कहीं से भी कैसे भी करके अरेंज करवाता हूँ। तो मैं मुंबई से दिल्ली भेज रहा हूँ, बाकी उसके आगे जिम्मेदारी आपकी है कि आपको कैसे दिल्ली से जोधपुर पहुँचाना है। 20 मिनट भी इस खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। बिहार के फुलवारी शरीफ में यौन शोषण के साथ ब्लैकमेल करने के आरोप में एक शख्स मोहम्मद रेहानुद्दीन गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी पीड़िता के लिखित आवेदन देने के बाद फुलवारी शरीफ पुलिस ने की। बताया जाता है कि पीड़ित ने फुलवारी शरीफ थाने में लिखित शिकायत देते हुए बताया कि 2017 में उसकी शादी मोहम्मद रेहानुद्दीन से तय हुई थी, लेकिन 10 दिनों के बाद कट गई। पर रेहानुद्दीन ने लड़की से संपर्क बनाए रखा और शादी का झांसा देकर लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। इस दौरान उसने आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए। उसके बाद लगातार वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर यौन शोषण करता रहा। इसी दौरान उसने लड़की को गर्भपात के लिए दवा भी खिलाई। आरोपी पीड़िता का 1 साल तक यौन शोषण करता रहा। लड़की जब उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती तो वो उसे बदनाम करने की धमकी देता। इसी दरमियान आरोपी की शादी हो गई, जिसके बाद पीड़िता को लगा कि उसे आरोपी से छुटकारा मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह उसे हमेशा डराता रहा। हद तो ये है कि पीड़िता की शादी के बाद भी आरोपी उसे ब्लैकमेल करता रहा और बार बार उसके पति को भी जान से मारने की धमकी देता रहा। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के पिता को उसका अश्लील वीडियो दिखाकर उसे घर से बेघर करना चाहा। अंत में थक हार कर पीड़िता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर हिंदू युवती को प्यार के जाल में फंसाया और उससे शादी के बाद एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। मोदी नगर निवासी अर्चना उर्फ सना मालिक के मुताबिक शेखपुरा गांव का रहने वाला मुस्लिम युवक सलीम 20 दिसंबर 2018 में शादी के बाद करीब 2.5 साल से उसके साथ विकास नगर में रह रहा था। 2.5 साल पहले ये युवक अर्चना से खुद को सोनू बताकर मिला था। सलीम ने अर्चना से अवैध संबंध बनाए और उसका धर्म बदलवा कर उससे शादी कर ली। सलीम की अर्चना से एक बच्ची भी है। अर्चना से शादी के बाद सलीम ने 5 मार्च 2021 को सहारनपुर की ही रहने वाली एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। जब अर्चना को इस बात का पता चला तो वो सलीम के घर पहुंच गई, जहां सलीम ने अर्चना के साथ मारपीट की। इस बात का पता चलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना देहात कोतवाली पहुंचकर कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक महिला पेश होकर बताई है कि उसने एक आदमी से शादी की थी, अब वो दूसरी शादी कर लिया है। पूरा जब छानबीन किया गया तो पता लगा कि एक मुस्लिम युवक था जो एक हिंदू युवती से 2018 में शादी किया था। उससे उसकी एक बेटी भी है। इसके बाद वो उसको छोड़ के एक मुस्लिम महिला से शादी अभी फरवरी में कर लिया। उसको लेके जब ये वहाँ कंप्लेन करने गई तो उसके साथ मारपीट भी किया है उसने। इसमें धर्म परिवर्तन और अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है और जो आरोपी सलीम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये वो आरोपी हैं जिन्होंने अच्छों के होश उड़ा दिए थे। एक से एक समझदारों के, ओहदेदारों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दी थी। लेकिन अब इन शातिरों का शटर डाउन हो चुका है और ये सलाखों के पीछे धकेल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी बनकर बड़े बड़े अधिकारियों से वसूली करने वाले 4 जालसाजों को यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से सचिवालय के पास सहित कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि ये अफसरों के खिलाफ चल रही किसी जांच का पता लगाकर उसके नाम पर उनसे वसूली करते थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यूपी के विभिन्न जिलों के अधिकारियों को सीएम योगी का फर्जी विशेष कार्य अधिकारी बनकर काल्पनिक जांच की धौंस दिखाकर जबरन धन उगाही की खबरें मिल रही थी, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्य अब तक 2 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। यूपी एसटीएफ ने प्रमोद दुबे उर्फ दयाशंकर सिंह, अतुल शर्मा उर्फ मनोज कुमार सिंह, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और राधेश्याम कश्यप को गिरफ्तार किया है। गैंग का सरगना अतुल शर्मा न्याय विभाग में समीक्षा अधिकारी के पद पर रहा है। इसी तरह के फर्जीवाड़े के चलते उसे बर्खास्त किया गया था।
इस गिरोह से 14 मोबाइल, 22 सिम कार्ड, 6 बैंक ATM कार्ड, 1 कार, 1 बाइक समेत 2 सोने की चेन, 5 सोने की अंगूठी बरामद की गई है। यूपी के उन्नाव में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जी का ठेला लगाना एक लड़के को भारी पड़ गया। आरोप है कि पुलिस ने सब्जी विक्रेता को कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मामला उन्नाव के मोहल्ला भटपुरी का है। यहाँ 17 साल का फैजल घर के बाहर सब्जी बेच रहा था। आरोप है कि दोपहर में नगर पुलिस चौकी का एक सिपाही और होमगार्ड उसके पास पहुंचा और कोरोना कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने की बात कहते हुए फैजल की पिटाई शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि सिपाही और होमगार्ड फैजल को लाठी डंडों से पीटते हुए चौराहे तक ले गए, फिर जीप में डालकर उसे कोतवाली ले गए। जीप में भी लगातार उसे पीटने का आरोप है। ज्यादा चोट लगने से फैजल की हालत बिगड़ गई। पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी जब स्थानीय लोगों को हुई तो सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। लोगों ने उन्नाव लखनऊ हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। 5 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद एसपी ने आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हमारा भतीजा है वो। क्या करना है? सब्जी बेच रहा था बाजार में। पुलिस वाला आया चौधरी और उसको 2-4 जगह खींच के मारा, घसीट के गिर गया। ये उसको बुलेट को बैठा के ये चला गया थाने, वहाँ जाके मारा। ये उसको वहाँ मर गया, बेहोश थाने से मर के आया। ये थाना बांगरमऊ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लॉकडाउन में पुलिस सड़कों पर है और अवैध शराब का धंधा भी फल फूल रहा है। MP में लॉकडाउन है, लेकिन इस बीच भी शराब के शौकीनों को कई जगह अवैध शराब मुहैया कराई जा रही है। ऐसा ही दमोह शहर में हो रहा था। पुलिस को भी मुखबिर के जरिए आइस एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट में लॉकडाउन की शुरुआत से ही लगातार चोरी छिपे अवैध शराब के कारोबार की टिप मिल रही थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष दस्ता तैयार किया गया। खबर तस्दीक के लिए विभाग के 2 कर्मचारियों को सिविल ड्रेस में शराब लेने के लिए रेस्टोरेंट भेजा गया। खबर पक्की थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दबिश दी और रेस्टोरेंट में छिपाकर रखी गई 1.5 लाख की अवैध शराब जब्त कर ली। पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक पवन बुदौलिया को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। लगातार सूचना मिल रही थी कि आइसी स्पाइसी में जो है अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है। आज मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी दमोह देहात ने एक अच्छी कार्रवाई टीम के साथ लीड करते हुए की और मौके पर से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की शराब जो है वो जब्त की है और कार्रवाई जारी है। मुख्यतः इसमें संचालक और अन्य जो लोग हैं 4 लोग यहाँ काम करते वक्त मिले हैं और उनको आरोपी बनाया जाएगा। पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर नाबालिग का अश्लील फोटो वायरल करने वाले आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग के पीड़ित पिता ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी 13 साल की बेटी की तस्वीर को एडिट कर किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया। पिता ने बताया कि आरोपी ने गांव के कुछ लोगों को शामिल कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उसी ग्रुप में आरोपी ने नाबालिग पीड़िता का एडिट किया हुआ अश्लील फोटो वायरल कर दिया और व्हाट्सएप ग्रुप से निकल गया। थाना पंखाजूर में IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से घटना में शामिल मोबाइल नंबर का पता लगाकर आरोपी सुब्रत मिर्जा से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वो नाबालिग से प्रेम करता था, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती थी, जिसके बाद पीड़िता को बदनाम करने के लिए उसने चुपचाप पीड़िता का फोटो खींचकर ब्यूटी ऐप नामक मोबाइल ऐप पर फोटो एडिट किया। नाबालिग पीड़िता के चेहरे का इस्तेमाल कर अश्लील फोटो बनाया और गांव के 10 लोगों के मोबाइल नंबर को शामिल कर एक व्हाट्सएप ग्रुप में 8 फोटो पोस्ट कर दिए। अश्लील फोटो वायरल करने के तुरंत बाद ओडिशा के एक ऑनलाइन कंपनी के मोबाइल नंबर पर डाइवर्ट कर दिए गए और अपना मोबाइल नंबर बंद कर सिम तोड़कर फेंक दिया। इसके बावजूद वो कानून से बच नहीं सका। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर तहसील में आने वाले बामनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के अमित नगर, केम और केम तुकुम ये ऐसे गांव हैं जो स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी का सबब बने हैं, जहां लोग कोरोना का टीका लगाने को तैयार नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि अप्रैल महीने में ये पूरा इलाका कोरोना के हॉट स्पॉट के रूप में सामने आया था।
बामनी ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आए थे। कई लोगों की मौत भी हो गई थी। फिर भी यहाँ के लोग कोरोना का टीका लगाने को तैयार नहीं है। गांव वालों का मानना है कि कोरोना का टीका लगाने से मौत हो जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते। गांव वालों को लगता है कि वो स्वस्थ हैं तो टीका क्यों लगवाएं? बस कारण याच्यासाठी असंच आहे की आपण सगळं व्यवस्थित आहे म्हणून मला असं गरज वाटत नाही की घ्यावं, आणि उपाय तर दुनियाचे आहेतच. काय वाटते का, असं वाटते की बस लस घेतली का तर माणूस आउट. त्याच्यासाठी म्हणून आपण जे फिटनेस आहे आपल्यामध्ये, आपण जसं आहोत तसं सेफ्टी आहोत घरी, आणि आपल्याला कशाचीच गरज नाही, मला असं वाटते बस. डल झील के पानी पर तैरते खूबसूरत शिकारे सजने संवरने वाले हैं। जी हां, ऐतिहासिक डल और नगीन झील में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन विकास के लिए नई दिशा खुल गई है। झीलों में हाउस बोट के पर्यावरण के अनुकूल संचालन के लिए नई हाउस बोट नीति पर जम्मू कश्मीर सरकार ने मोहर लगा दी है। इन दोनों झीलों में अधिकतम 910 हाउस बोट ही रहेंगी। सभी हाउस बोट को नियमों और मानदंडों को पूरा करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जम्मू कश्मीर में हाउस बोट मालिकों की शिकायतों के समाधान के लिए निदेशक की अध्यक्षता में 2 समितियां गठित की गई हैं। पर्यटन कश्मीर के निदेशक ने ट्वीट कर बताया कि नवीनीकरण के आवेदनों की समीक्षा के लिए ये समितियां हर 3 महीने में एक बार बैठक करेंगी। उसमें सबसे अहम ये दिया गया है कि 2 कमेटियां होंगी। एक तो वो जो कमेटी असेस करेगी कि ये केसेस जो है कहाँ किस केस में जो है कोई रिलीफ देना है, अगर किसी को रिपेयर करना होगा, अगर किसी को जो है वो कोई रेनोवेशन हाउस बोट का करना होगा। वो बहुत अच्छी है। कोई जब टूरिस्ट सीजन आने वाला होता है, जनाब रंग रोगन करना पड़ता है, ये सब ठीक करने पड़ते हैं। हाउस बोट रिपेयरिंग जिसको होता है, इजाज़त नहीं था, अभी गवर्नर साहब ने इजाज़त दिया है, ये बहुत अच्छा हमारे लिए है। सब लोग ठीक करेगा और टूरिस्ट आएगा। जिंदगी और मौत के बीच इससे बड़ी जंग आपने कभी नहीं देखी होगी। ये लहरों से जिंदगी की जंग थी, जो तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद अंत में कामयाब रही। बारिश से उपनाई शारदा में परिवार संग खनन मजदूर फंस गए। जान बचाने के लिए सभी मजदूर नदी में फंसे एक ट्रक की छत पर बैठे रहे, लेकिन धीरे धीरे ट्रक भी डूबने लगा था। गनीमत रही कि ट्रक के डूबने से पहले ही पुलिस टीम ने इन सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पहाड़ में बारिश से शारदा का जल स्तर बृहस्पतिवार सुबह से ही बढ़ रहा था, लेकिन देर रात नदी उफान पर आ गई। जल स्तर बढ़ने से खनन क्षेत्र में रह रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। अधिकतर मजदूर सुरक्षित निकल आए, लेकिन एक परिवार के 9 लोग वहीं फंस गए। जान बचाने के लिए वे नदी में खड़े एक ट्रक में चढ़े तो जल स्तर बढ़ने पर धीरे धीरे ट्रक भी डूबने लगा। रात करीब 11 बजे मजदूरों के नदी के बीच में फंसे होने की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, जिसके बाद एसडीएम और सीओ फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। अंधेरा और मूसलाधार बारिश से मजदूरों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने रात में ही बचाव अभियान की तैयारी शुरू कर दी थी। सुबह करीब 5 बजे बारिश हल्की होने और उजाला होने पर नदी के बीच में डूबते ट्रक की छत पर बैठे मजदूर दिखे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद फंसे सभी 9 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सका। सभी को सुरक्षित निकालने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने राहत की सांस ली। शाम से हमारा वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये संज्ञान में आया था कि 9 लोग जो हैं वो नदी के बीच में फंसे रहते थे। उन 9 लोगों की जानकारी हमें जैसे ही मिली, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा, इसमें जल पुलिस और एसडीआरएफ और एसएसबी ने भी और एनएचपीसी इन संस्थाओं ने भी सहयोग किया। ऐसे तो सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास करने का प्रयास कर रही है। सरकारी कार्यालय के माध्यम और सूचना तंत्र से लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन अब सोशल मीडिया भी लोगों की मदद का जरिया बन रहा है। कुछ ऐसा ही झारखंड के परवी सिंह भूम के मुसावनी प्रखंड में देखने को मिला है। घाटशिला के मुसावनी प्रखंड की एक गरीब महिला जो विचलित भी है, वह महिला काफी दिनों से परेशान थी। इस लॉकडाउन में उन्हें न ही राशन था, न ही रहने की सही तरीके से व्यवस्था थी, घर में बिजली तक नहीं थी। कई तरह की समस्याओं से वह महिला जूझ रही थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसी गांव की एक
एक युवती ने उसकी समस्या को देखा और ट्वीट के माध्यम से जमशेदपुर के डीसी को अवगत कराया इस समस्या से। डीसी ने तुरंत इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए मुसावनी की प्रखंड बीडीओ सीमा कुमारी को उन्होंने सूचित किया और बीडीओ सीमा कुमारी के माध्यम से आज इस घर पे यहाँ पर राशन पहुँचाए गए हैं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। रूस की सेना ने यूरोप के देश सर्बिया के साथ अभ्यास किया और इसी के साथ यूरोप रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों की ताकत की नुमाइश का मंच बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की सेना पहले ही यूरोप के कुछ देशों के साथ मिलकर वहां महीने भर चलने वाला एक विशाल अभ्यास कर रही है और अब रूस ने भी यूरोप में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी, जिसके सामने आए एक वीडियो में रूस और सर्बिया के सैनिक एक बड़े मैदान में मुस्तैद नजर आए और फिर हाथों में राइफलें लेकर उन्होंने बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए मार्च निकाला। जिस वक्त रूस और सर्बिया जंग के मैदान में दुश्मन से दो हाथ करने की तैयारी में जुटे थे, ठीक उसी वक्त करीब 500 किलोमीटर दूर पड़ोस के देश बोस्निया एंड हर्जेगोविना में वहां की सेना अमेरिका के जवानों के साथ दुश्मन देश के छक्के छुड़ाने की ट्रेनिंग कर रही थी। बंदूक ताने सैनिक अपने सटीक निशानों से टारगेट को छलनी करते दिखे। बारिश के बीच भी दोनों देशों की सेनाएं मैदान पर डटी नजर आईं। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के जंगलों में लगी आग ने एक टीवी न्यूज स्टेशन को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह आग पहले न्यूज स्टेशन के बेहद करीब कुछ पेड़ और झाड़ियों में लगी और रात के अंधेरे में पहाड़ी पर बने टीवी स्टेशन से कुछ कदमों की ही दूरी पर ये पेड़ और झाड़ियां भीषण आग में जलते नजर आए। इस दौरान आग से उठती लपटें तेज हवा के साथ वहां मौजूद न्यूज स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। जिस तेजी से आग की लपटें फैल रही थीं, वो आसपास के रिहायशी इलाके को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। वहीं पहाड़ी इलाका होने की वजह से दमकल की टीम के पहुंचने में देरी